रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अच्छा, तो देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अच्छा तो बच्चों ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, लास्ट टर्म पर आपको बताया था, ठीक है बच्चों। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है KLMN और इसके सरफेस KL पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट रे को मैंने लिखा है PQ। इंसिडेंट रे क्या है बच्चों? PQ। अच्छा, तो बच्चों ये एयर, फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। फर्स्ट मीडियम मान लीजिए इधर क्या है बच्चों? एयर, और ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास स्लैब। अच्छा, तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमें दिया है म्यू, और टी जो है वो है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अच्छा, तो बच्चों जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये कितने एंगल पर इंसिडेंस हो रही है? आई पर। PQ इंसिडेंट रे है और नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? आई। अब चूंकि एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयर से डेंसर में, तो बच्चों क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, करेक्ट। तो बच्चों आप देख रहे हैं QR जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, तो मैं ये बात यहां लिख देता हूं बच्चों, जो PQ है वो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। QR जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और RS जो है वो है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। PQ आपतित किरण और QR अपवर्तित किरण और RS निर्गत किरण। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और E एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो बच्चों जब ये दूसरे अपोजिट वाले फेज से बाहर निकलेगी तो अगेन रिफ्रैक्ट होगी। अब अपोजिट वाले फेज से जब QR रे निकलेगी तो ग्लास से एयर में जाएगी, और ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। क्या ये डायग्राम आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? क्या ये डायग्राम आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। तो बच्चों ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? अच्छा, तो बच्चों अब हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि इंसिडेंट रे जो होगी यानी PQ, ये रे पैरेलल होगी इमर्जेंट रे की, यानी ये दोनों रे, ये वाली रे इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना बच्चों? तो देखिएगा बच्चों, अगर हम देखें फॉर सरफेस KL, बच्चों साइन I अपॉन साइन R, ये किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी म्यू। ये बात समझ में आई बच्चों? ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ओके, हाँ। अच्छा बेटा, अब देखिए यहां पर बच्चों ये एंगल इसके बराबर क्यों होगा? ये कौन सा एंगल है? ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है ना बच्चों? अल्टरनेट एंगल इक्वल होते, तो बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R से रिप्रेजेंट किया बच्चों सेकंड सरफेस के लिए, फॉर सेकंड सरफेस के लिए। अच्छा, ये हमने फॉर सरफेस KL क्या लगाया है? स्नेल्स लॉ लगाया है, तो यहां लिख देते हैं
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब हमने लिखा कि फॉर सरफेस mn, आपको डायग्राम में mn सरफेस दिख रहा है ना, mn सरफेस से बच्चों लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में, तो यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। अगेन तो अब क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ आर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ई। बच्चों बताओ यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी। ये क्यों हुआ, समझ में आया उस्मा? रुद्र ये बात समझ में आई बेटा? यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लेना है, जबकि पहले वाली इक्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिया था विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? रोहित, रसनीत, ओके बेटा, हाँ ठीक है। अच्छा रसनीत, तो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, 1/μ, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखें बच्चों ये साइन आई अपॉन साइन आर और इनटू ये साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/μ। म्यू म्यू कट जाएगा बच्चों, साइन आर से साइन आर कट गया, तो बच्चों यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया बच्चों हमारे पास, यहां से आ गया साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, यानी आई इज इक्वल टू ई। तो इससे हमने क्या प्रूव किया बच्चों, इससे हमने प्रूव किया देयरफॉर इंसिडेंट रे PQ is parallel to emergent ray RS, emergent ray RS। ये बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चों? आधा डेरिवेशन यही हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी हमने प्रूव कर, बच्चों अभी ये बताओ अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ना होती, यानी इसके दो सरफेस जिन पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रश्मित बताओ किन दो सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, KL पर और MN पर, है ना बेटा, KL और MN। हाँ, तो बेटा अगर ये दो सरफेस जिन पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन, अगर ये पैरेलल ना होते तो ये I और E बराबर नहीं होता, करेक्ट? ये बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, तो याद रखना ये रिजल्ट तभी ट्रू है जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अपोजिट फेस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके बच्चों, अब हमें इसका, बच्चों ये बताएं क्या रे अपने पाथ से डेविएट हुई? इस पूरे प्रोसेस में PQ रे क्या अपने पाथ से डेविएट हुई? बोलो भैया अरुण, क्या ये डेविएट हुई? आंसर है नो, ये डेविएट नहीं हुई, लेकिन पैरेलली स्लाइड हो गई, ये लेटरली शिफ्ट हो गई। ये क्या हो गई, लेटरल शिफ्टिंग हो गई इसकी। तो बच्चों यहां पर लेटरल शिफ्टिंग कितनी हुई, वो ये हुई, देखें बच्चों, ये इन दोनों, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी और इमर्जेंट रे इधर जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन ये पाथ सेम नहीं रहा, ये लेटरल शिफ्ट हो गई। तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया D, तो D को हम कहेंगे लेटरल शिफ्टिंग। D को क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्टिंग, यानी अपने पाथ से किसी एंगल पर डेविएट नहीं हुई, लेकिन लेटरली शिफ्ट हो गई। यानी अगर मैं पूछूं रुद्र इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच एंगल, तो आंसर है 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना उस्मा? ये डेविएट नहीं हुई बेटा, क्योंकि एंगल कितना आया यहाँ पर,
इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच एंगल बताओ बेटा। इंसिडेंट रे ये है उस्मा, इंसिडेंट रे ये है और इमर्जेंट रे ये है, जिनको मैंने राइट टिक किया है। बताओ इन दोनों रे के बीच एंगल कितना है? 0। तो इसको डेविएशन नहीं बोलेंगे, डेविएशन नहीं हुआ बेटा, लेकिन ये लैटरली शिफ्ट हो गई। क्या बात समझ में आ गई बेटा? हाँ, है ना बच्चों? ये चीज क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। अच्छा बच्चों, तो अब हमें यही डी कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, अगर ये एंगल आई है, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं, बाद में लिख दूंगा, पहले आप लोग स्क्रीन को ध्यान से देखें बच्चों। अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा? आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सिर्फ इतना, ये एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा आई माइनस आर। ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। तो मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, देखिएगा ध्यान दे, मैं आपको समझाने के बाद लिख रहा हूं बच्चों, है ना। तो ये वाला एंगल आ जाएगा बेटा, इतना एंगल आ जाएगा आई माइनस आर। बोलो ये स्टेप समझ में आया? ये आई माइनस आर कैसे होगा? सभी को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ। अच्छा भाई, तो बच्चों अब देखिएगा, यहां पर मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी समझा देता हूं। स्ट्रेटजी समझिएगा, माइंड में रखिएगा इसको बच्चों। मैं 2 राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाऊंगा और इन 2 राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके हम इस डेरिवेशन को करेंगे। सबसे पहले मैं एक पॉइंट मार्क कर लूं। इस पॉइंट को हमने मान लिया, लेट इट बी बी। इस पॉइंट को हमने बी मान लिया, ठीक है बच्चों। क्या आपको इस डायग्राम में, मैं जरा इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लूं। हाँ, यहां पर पेस्ट कर लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं। ये देखिए, तो बच्चों आपको यहां पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो इन ट्राइंगल देखिएगा, पहले मैं लिख दूं, अब हम निकाल रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों लेटरल शिफ्टिंग, जिसको मैंने डी से इंडिकेट किया है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, और लेटरल शिफ्टिंग ये है, ये डी, ठीक है। तो बच्चों अब देखें आप लोग, रुद्र आवाज नहीं आ रही है? बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? बाकी सभी को आवाज आ रही है? हाँ ठीक है अमी। रुद्र तुम अपना नेटवर्क चेक करो बेटा, आपके एंड से प्रॉब्लम है ना? हाँ, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। अच्छा बेटा, तो बच्चों 2 राइट एंगल ट्राइंगल का मैं नाम लूंगा, फिर आप उसको देखिएगा, मैं डायग्राम बड़ा कर दूंगा। तो इन ट्राइंगल QBR, बच्चों देखिए, आपको एक ट्राइंगल QBR दिख रहा है या नहीं? ये क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बोलो बच्चों, इन ट्राइंगल QBR ये दिखा बच्चों? हाँ, तो इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिएगा। इस ट्राइंगल में मैं अगर लिखूं cos R, cos ऑफ R, ये किसके इक्वल होगा? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी QB अपॉन QR, QB अपॉन QR, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो बच्चों ये हो गई इक्वेशन सेकंड या थर्ड, मान लो जो भी है ना। अच्छा, अब देखें इन ट्राइंगल QAR, बच्चों ये देखें, क्या QAR राइट एंगल ट्राइंगल है? आपको दिख रहा है? ये देखें, क्या ट्राइंगल QAR राइट एंगल ट्राइंगल है? आपको दिख रहा है बच्चों? ये
राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना बच्चों, बोलिए, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इन ट्राइंगल क्यू ए आर साइन आई माइनस आर क्या होगा, साइन आई माइनस आर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है ए आर अपॉन क्यू आर, ये हो गई इक्वेशन 4। बच्चों इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। अच्छा, हेलो, हाँ जी, अच्छा अखिल सर, मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँ। जी जी, अच्छा बच्चों, तो यहां तक के स्टेप समझ में आ गए। हाँ रुद्र देखो, तुमको यहाँ पर मैं 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, रुद्र ध्यान से सुनना। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, ठीक है, दिखा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, मैंने जो हाईलाइट किया। अच्छा देख लिया ना। अच्छा, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, ठीक है। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हमने cos r और sin i माइनस आर निकाला है। ये स्टेप तुमको बड़े आराम से समझ में आएंगे डायग्राम और स्टेप देख करके, कहीं कोई डाउट नहीं, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी, है ना बेटा। हाँ, तो ये इजी स्टेप है, तो इससे 2 इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे, तो यहां से आ जाएगा cos r अपॉन sin i माइनस आर इज इक्वल टू, इधर आएगा QB अपॉन QR और इधर आएगा AR अपॉन QR। बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, QR से QR कैंसिल, तो बच्चों ये आ गया QB अपॉन AR। बच्चों QB क्या है, QB है थिकनेस T और AR क्या है D, जो हमें निकालना है। AR क्या है D, जो हमें निकालना है, बस हो गया बच्चों डेरिवेशन। देखिए, तो यहां से आ जाएगा D इज इक्वल टू T साइन I माइनस आर अपॉन cos R, and this is required result, and this is required result। देखें बच्चों, ये सारे स्टेप हैं, है ना बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि मैंने डायग्राम भी आपको बताया है बच्चों। आप देख सकते हैं 2 डायग्राम है, एक बड़ा है एक छोटा, उधर मैंने, ताकि दोनों दूसरे पेज पर भी दिखाई दे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर T क्या है, थिकनेस, और I और R क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, हाँ हाँ बेटा, थिकनेस यानी जिन दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है राजदीप। तो T थिकनेस है ना ग्लास स्लैब की। अच्छा बच्चों, समटाइम्स आपको ये फॉर्मूला ऐसे देखने को भी मिल सकता है, अगर आप कहीं ऐसे लिखा देखें कि D इज इक्वल टू T साइन I माइनस आर इंटू सेक आर। बच्चों 1 अपॉन कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये कोई 2 अलग अलग बात नहीं है। तो इस तरह के चेंज तो आप लोग खुद से कर सकते हो, है ना। हाँ बच्चों, ये एकेडमिक के लिए है डेरिवेशन, तो ये कंप्लीट हो गया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ एक बात और बच्चों, एक बात और, एक अप्रोक्सीमेशन करके ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ऑप्टिक्स में, है ना, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर अच्छे से, और ये अप्रोक्सीमेशन पूरी ऑप्टिक्स के हर डेरिवेशन में, हर न्यूमेरिकल में, है ना, हम ले सकते हैं। बच्चों देखिएगा, याद रखिए, अगर थीटा बहुत छोटा हो, अगर थीटा बहुत छोटा हो,
तो बच्चों if theta is very very small, then sin theta is nearly equal to theta and cos theta is nearly equal to 1. बोलो ये बात सभी को समझ में आई? बच्चों अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा के इक्वल, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नियरली 1, है ना? और नहीं भी समझ में आई तो भी रट लो इसको, ये अप्रोक्सीमेशन पूरी ऑप्टिक्स में लिया जाएगा, ठीक है? तो फॉर होल ऑप्टिक्स मैं लिख देता हूं, फॉर होल ऑप्टिक्स, ठीक है? ठीक है, हाँ, पूरी ऑप्टिक्स के लिए अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। अच्छा बच्चों, तो अब देखो इसी रिजल्ट को हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों? अब हम इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है बच्चों? यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज आई कॉमा आर, आई एंड आर, सॉरी, आई एंड आर are very very small, very very small, therefore sin I minus r is nearly equal to I minus r and cos r is nearly equal to 1. ठीक है बच्चों? अच्छा बेटा, तो अब देखें बच्चों, ये क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू आ जाएगा t इंटू आई माइनस आर, d इज इक्वल टू t इंटू आई माइनस आर। बच्चों एंगल को हमेशा क्या लिखेंगे? अरुण, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो cos थीटा 1 कैसे हो जाता है? बताओ, थीटा स्मॉल होगा तो किसके क्लोज होगा? 90 के या 0 के? अरुण तुम बताओ। 0 के, और cos 0 क्या होता है बेटा? 1, तो 1 के बहुत क्लोज होगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? हाँ, ठीक है, हाँ। अच्छा भाई, मैं और लॉजिक भी दे सकता हूं लेकिन अभी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, है ना बच्चों? हाँ, कभी फुर्सत में और अच्छा लॉजिक भी दूंगा आप लोगों को। बच्चों देखिएगा, हाँ, तो बेटा मैंने इसीलिए लिख दिया कि बेटा आप इसको रट लो, इसको रटने में कोई हर्ज नहीं है, ये पूरा जो है आप रट सकते हो कि जब पूरी ऑप्टिक्स के लिए ट्रू है, ध्यान रखना लगभग हर दूसरे पहले डेरिवेशन में आपको ये अप्रोक्सीमेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब देखें तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू को हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। तो बच्चों इसको नियरली क्या लिख सकते हैं? आई अपॉन आर। दिस इंप्लाइज दैट हम आई को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू आर। और आर को क्या लिख सकते हैं? आर को हम लिख सकते हैं आई अपॉन म्यू, है ना बच्चों? तो अब देखें ये फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये फार्मूला आर की वैल्यू डाल दें तो अब ये डी आ जाएगा टी इंटू आई माइनस आई अपॉन म्यू। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, तो बच्चों ये आ जाएगा टी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू आई। ध्यान देना, ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला जब अप्रोक्सीमेशन की जरूरत हो तभी लेंगे। तो लेटरल शिफ्टिंग का एक फॉर्मूला ये मिल गया। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? प्रिज्म के सॉरी ग्लास स्लैब के मटेरियल का, यानी ग्लास का, ठीक है? जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिए उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इज इट ओके बच्चों? तो एकेडमिक के लिए तो आपके ये है, लेकिन एंट्रेंस में आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है?